दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 और यूनिट 5 से जुड़ा हुआ हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल एडिशन। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉर्फोजेनेसिस होता क्या है, मॉर्फोजेनेसिस के लिए कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसके बाद सेल एडिशन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि मॉर्फोजेनेसिस होता क्या है। तो मॉर्फोजेनेसिस जो है ये दो ग्रीक शब्द मॉर्फे और जिनेसिस से मिलकर बना है। मॉर्फे का मतलब होता है शेप और जिनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन, यानी कि संरचना का निर्माण। तो मॉर्फोजेनेसिस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट इन्वॉल्व डिफ्रेंसिएशन एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि जब भ्रूण का निर्माण हो गया, अब जो भ्रूण है अब उसमें होता क्या है कि उसके अंदर चेंजेस होते हैं, जिसके फलस्वरूप बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनने लगते हैं और यही प्रोसेस कहलाता है मॉर्फोजेनेसिस। आपको बता दें कि जो मॉर्फोजेनेसिस होता है इसमें 3 फंडामेंटल प्रोसेस होते हैं। पहला होता है सेल ग्रोथ, दूसरा होता है सेलुलर डिफरेंशिएशन और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? सेल ग्रोथ, सेलुलर डिफरेंशिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि कैसे एक सिंगल जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फॉर्मेशन हुआ है एक एडल्ट स्टार फिश का। अब ये जो मॉर्फोजेनेसिस का प्रोसेस है ये आपको यूनिसेलुलर सेल या फिर मैच्योर ऑर्गेनिज्म दोनों में देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम बात करें मैच्योर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें मॉर्फोजेनेसिस कब देखने को मिल सकता है? जैसे कि अगर उसे कोई चोट लगा या कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, तो उस समय उसमें आपको मॉर्फोजेनेसिस देखने को मिल सकता है। अब यदि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, भले उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि जो मॉर्फोजेनेसिस होता है उसमें कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं जो कि एम्ब्रियो के शेप में या फिर उसके साइज में चेंजेस करते हैं। अब ये जो मूवमेंट होते हैं ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान स्टार्ट हो जाते हैं। गैस्ट्रुलेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इन द बेसिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। तो जो मॉर्फोजेनेसिस होता है ये खासकर जो ट्यूबुलर एनिमल है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है गैस्ट्रुलेशन के दौरान, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही जो एनिमल के एम्ब्रियो है उसमें उसके अलग अलग पार्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोजेनेसिस के टाइप की। तो जो मॉर्फोजेनेसिस है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला है सेलुलर बेसिस पर और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस पर। तो जब सेलुलर बेसिस पे मॉर्फोजेनेसिस होता है तो उसमें कुल 7 स्टेप होते हैं। पहला है सेल सॉर्टिंग, दूसरा है डिफरेंशियल एडिशन हाइपोथेसिस, तीसरा है एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांसिएशन जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ईएमटी, चौथा है सेल एडिशन, पांचवा है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जिसे शॉर्ट में बोलते हैं कैम्स, छठा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सातवां है सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल सॉर्टिंग की। सेल सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सेल फ्रॉम ए ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेटिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। तो ऑर्गेनिज्म को उसके टाइप के अकॉर्डिंग जो सेल है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है और सेल को उसके साइज मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग बांटा जाता है और ये होता है पॉसिबल प्रोटीन एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी कि जीन रेगुलेशन के द्वारा। तो मॉर्फोजेनेसिस इसलिए हो पाता है क्योंकि सेल में चेंजेस होते हैं खासकर उसके साइज में और उसके शेप में, और ये पॉसिबल है प्रोटीन एक्सप्रेशन के थ्रू। अगला स्टेप है डिफरेंशियल एडिशन हाइपोथेसिस। तो डिफरेंशियल एडिशन हाइपोथेसिस जो है मैल्कॉम स्टेनबर्ग द्वारा दिया गया था। तो अगर हम बात करें डिफरेंशियल एडिशन हाइपोथेसिस की, ये जो हाइपोथेसिस है ये एक्सप्लेन करता है कि जो सेलुलर मूवमेंट होते हैं मॉर्फोजेनेसिस के दौरान, ये एक प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है
जिसमें कि जो सेल होती है वो अपने नियरेस्ट अदर सेल के साथ एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है, जिसे हम सेल एडिशन कहते हैं। और यदि थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो ये सेल को या फिर कह सकते हैं बॉडी को एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको 2 कलर के सेल दिखाई दे रहे हैं, और सेल एडिशन के थ्रू और मार्फोजेनेसिस के कारण आप देख सकते हैं कि राइट साइड आपको सेल में एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। थर्ड प्रोसेस है एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांसिएशन, यानी कि EMT। तो EMT एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो अपनी पोलैरिटी को लूज़ करते हैं, या फिर कह सकते हैं सेल और सेल के बीच जो एडिशन है, जो आकर्षण है, वो भी लूज़ होती है, जिसके थ्रू माइग्रेटरी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो सेल होते हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू मेसेनकाइमल स्टेम सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको एपिथेलियल सेल दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि सभी सेल आपस में जुड़े हुए हैं सेल एडिशन के कारण, लेकिन धीरे धीरे AMT के कारण सेल जो है, अब सेल के बीच जो आकर्षण है वो लूज़ हो रहा है, और लूज़ होने के बाद ये एक दूसरे से अलग हो रहा है और फॉर्मेशन हो जा रहा है मेसेनकाइमल सेल का। अगला है सेल सेल एडहेशन, the process by which cell interact and attach to neighboring cell through the specialized molecule of the cell surface is called cell cell adhesion। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक सेल दूसरे सेल के साथ, यानी कि एक सेल अपने नज़दीक के सेल के साथ आपस में जुड़ा होता है, इंटरेक्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं सेल एडिशन। तो सेल एडिशन पर जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो टॉन्स एंड होल्ट फिल्टर ने किया था। तो इन्होंने क्या किया कि 2 तरह की जर्म लेयर लिए, एक तो लिया एपिडर्मल सेल और दूसरा न्यूरल प्लेट सेल। तो ये जो एपिडर्मल सेल है ये फ्यूचर में जाकर एपिडर्मिस लेयर बनाएगा, और जो कि न्यूरल प्लेट सेल है ये आगे चलकर न्यूरल फॉर्मेशन करेगा, यानी कि न्यूरोलेशन का प्रोसेस चलेगा। अब यदि हम इन दोनों जर्म लेयर को रैंडमली मिक्स कर देते हैं, तो जब सेल को रैंडमली मिक्स कर दिया गया तो सेल का क्या हुआ, सबसे पहले री एग्रीगेशन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अरेंजमेंट दिखाई देगा। अब जब री एग्रीगेशन हो गया तो आप देख सकते हैं कि हम जैसा कि जानते हैं कि जो एपिडर्मल सेल होता है ये बाहर की लेयर बनाती है, और जो न्यूरल प्लेट है वो अंदर की भाग बनाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद सिग्रीगेशन होगा। सिग्रीगेशन के कारण जो एपिडर्मल सेल होगी वो बाहर की तरफ चल जाएगी, और जो न्यूरल सेल है वो बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ एफिनिटी का प्रोसेस है। तो सेकंड जो चीज़ है जो कि हमें आज के इस लेक्चर में स्टडी करना है कि एक यूनिसेलुलर सेल से एक मल्टी सेलुलर सेल बन रहा है। तो जो सारे सेल है वो तो स्कैटर्ड नहीं पड़े रहेंगे, तो कई तरह के सेल हैं, कई तरह के सेल ऐसे ही तो पड़े नहीं रहेंगे। तो इन सेल को आपस में जुड़ने के लिए कोई न कोई एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है कि जो डिफरेंट सेल है उनको आपस में जॉइंट करता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों सेल को हमें आपस में इंटरेक्ट कराना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो इसके लिए हमें कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होगी, कुछ मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी। तो आइए हम एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर केम की बात करते हैं, जो कि है कैडरीन। तो जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि यह एक कैल्शियम बाइंडिंग एडिशन मॉलिक्यूल है। इसके लिए कैल्शियम चाहिए, यानी कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरसेलुलर कनेक्शन के लिए, सेल की सेग्रीगेशन के लिए और ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तरह के कैडरीन हैं, जैसे कि न्यूरल कैडरीन जिसे एन कैडरीन बोलते हैं, दूसरा है एपिथेलियल कैडरीन जिसे ई कैडरीन बोलते हैं, तीसरा है प्लेसेंटेशल कैडरीन जिसे पी कैडरीन बोलते हैं, चौथा है रेटिनल कैडरीन जिसे आर कैडरीन कहते हैं। तो अभी तो हमने कैडरीन के टाइप्स को देखा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमें इसकी कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर 2 ग्रुप है, एक तो ब्लू है और एक रेड है। तो यदि इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए और जिनके पास कैडरीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उनकी सरफेस पे जो कोहेजन है, यानी कि जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगी, और जिनके सरफेस पे कैडरीन की मात्रा कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगा, वहाँ पर उनके सरफेस पे कोहेजन भी कम होगा।
तो यहाँ पर फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेड वाले सरफेस है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर इनमें कैडरीन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से देखा जाए तो कैडरीन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसी का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है कि सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर होगा, यानी कि सेल ऊपर की हो जाएंगे, नीचे की जाएंगे। कैडरीन के अलावा और भी कैम्प्स है, जैसे कि आईजी कैम्प्स, ठीक है, इंटीग्रीन और सेलेक्टिन। इसके बाद अगला है ECM यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या कहता है कि जो टिश्यू है उनको सेपरेट रखता है, उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो सेल माइग्रेशन है उसको ऑन करता है। कुछ ECM मॉलिक्यूल है जैसे कि कोलेजिन है, रेमिनिन है, फाइब्रोनेक्टिन है। तो ये एक तरह से मेजर ECM मॉलिक्यूल है। सेल मार्फोजेनेसिस का जो लास्ट प्रोसेस है वो है सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। टिश्यू कैन चेंज देयर शेप एंड सेपरेट इनटू डिस्टिंक्ट लेयर वाया सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के द्वारा ही जो टिश्यू होते हैं वो अलग अलग लेयर के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज करते हैं और सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ड्रोसोफिला और जेब्राफिश के जर्म लेयर में मायोसिन ड्राइवन नामक सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पाया जाता है, जो कि टिश्यू मार्फोजेनेसिस में मदद करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि मार्फोजेनेसिस और सेल एडिशन पर आधारित था, और इसी के साथ हमारा यूनिट 5th जो है वो ख़त्म होता है। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।